गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। आज के दिन दोस्तों मैंने जिस इंडस्ट्री की कंपनी आपके लिए चुनी है यह है वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री। तो इंडिया में दोस्तों करंटली इस हिसाब से पावर का केपेक्स बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री ग्रो करी है उन सब में आप सब लोग को पता है वायर्स एंड केबल का काफी बड़े तरीके से यूज होगा। तो आपको वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज की कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज के दिन इस इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों एक एसएमई हाई ग्रोथ कंपनी है, तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग के लिए आने वाले 2-3 दिनों में एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ एक हाई ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी के ऊपर, जिसके अंदर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर दिखेंगे। तो वो वीडियो दोस्तों मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करूंगा। वो एनालिसिस काफ़ी लंबा और डिटेल्ड होगा, तो मैं चाहता हूँ आप उस वीडियो का भी जरूर वेट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्पेशल या एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए चैनल की मेंबरशिप चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले, मैं आपके लिए 2-3 दिनों में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ स्पेशली चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी मेंबरशिप की अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी आप सब लोग को वो डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब में जाना है। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जो मैं मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस पोस्ट करता हूँ वो देखने को मिलेंगी। तो मैंने दोस्तों पिछले एक आध महीने में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की है इसके अंदर, तो आप वो सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और 2-3 दिनों बाद जो मैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ उसका वेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो वो चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपनीज और इंडस्ट्रीज को कवर करता हूँ। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट देखिए बिजनेसेस अपनी गाइडेंस देते हैं रिजल्ट के बाद या अर्निंग कॉल्स के बाद, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर के केपेक्स या ग्रोथ से रिलेटेड, वो सारी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है जो एक्सचेंजेस में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को ट्रैक भी करते हैं। तो अगर आप लोग को कंपनीज और इंडस्ट्रीज के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप लोग को उन इंडस्ट्रीज को ट्रैक करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए पोस्ट के अंदर जो लिंक दिया है इसके थ्रू। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है वी मार्क इंडिया लिमिटेड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एक एसएमई कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी देखिए करंटली प्रोमिनेंट प्लेयर है हाई क्वालिटी इनोवेटिव वायर्स और केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये दोस्तों स्टडीली यहाँ पे राइज करी है प्रोमिनेंस में, और यहाँ पे कंपनी लगातार अपने कमिटमेंट को और एक्सेलेंस को कंटिन्यू रख रही है इनोवेट करके यहाँ पे सेफ्टी और रिलायबिलिटी के इंपॉर्टेंट वायर्स और केबल्स को। अगर आप देखें दोस्तों इसका अर्ली इंसेप्शन हुआ था यहाँ पे 2006 में। तो वी मार्क इंडिया ने जब अपनी जर्नी शुरू की थी दोस्तों तब सबसे पहले इसने प्रोडक्शन शुरू किया था हाउस वायर्स और केबल्स का। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने क्विकली यहाँ पे स्टेब्लिश किया था अपने को ट्रस्टेड नेम के रूप में इंडस्ट्री में। यहाँ पे कंपनी देखिए सुपीरियर क्वालिटी के और ऑप्टिमम प्राइसिंग के प्रोडक्ट बनाए थे, कंसिस्टेंट रूप से इनको डिलीवर किया था अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ पे एक फाउंडेशन क्रिएट की थी ट्रस्ट की अपने क्लाइंट्स में। इसके बाद दोस्तों रैपिडली कंपनी के जो प्रोडक्ट थे इनकी डिमांड बढ़ती गई और कंपनी का बिजनेस भी इस हिसाब से बढ़ा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो वी मार्क इंडिया ने यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड लिया, यहाँ पे सेट करके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिटकुल के अंदर हरिद्वार में। तो इस फैसिलिटी के थ्रू दोस्तों कंपनी ने लगातार डाइवर्सिफाई किया अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को, इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे LTPVC और XLPE
ये दोनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल्स हैं जो इसने 2009 में लॉन्च की, और ये डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों कंपनी के कमिटमेंट को दिखाता है जो कंपनी ने यहाँ पे लगातार अपने इवॉल्विंग बिजनेस में कंटिन्यू रखा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें तो ईयर 2012 में इसने मार्क किया यहाँ पे अनदर माइलस्टोन। यहाँ पे इसने एस्टेब्लिशमेंट किया एक और प्लांट का और प्रोडक्शन कैपेसिटी का यहाँ पे, जिसके अंदर इसने LT एरियल बंच्ड केबल्स को बनाना शुरू किया। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंशन हाईलाइट है कंपनी के यहाँ पे डेडिकेशन का फॉर इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसने इंश्योर किया यहाँ पे ब्रॉडर और मोर एडवांस प्रोडक्ट की रेंज को इस प्रोडक्ट को बना के। इसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेट इवोल्यूशन हुआ कंपनी का। यहाँ पे 2014 में इसने इनकॉर्पोरेट किया एशियन गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड को, जो रिफ्लेक्ट करता है इसकी ग्रोइंग यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को और एनहांस करता है इसके मार्केट प्रेजेंस को। 2017 में दोस्तों वी-मार्क इंडिया ने यहाँ पे फर्दर एक्सपेंड किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, यहाँ पे ऐड करके एडिशनल फैक्ट्री जो डेडिकेटेड थी प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेंशन केबल्स अप टू यहाँ पे 11 kV। इसके बाद दोस्तों 2019 के बाद अगर आप देखें तो 33 kV का प्लांट इसे सेटअप किया, इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल्स को अप टू यहाँ पे 33 kV। 2022 में कंपनी ने यहाँ पे मेगा एक्सपेंशन किया, नए प्लांट का सेटअप किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की इसने नई प्रोडक्शन लाइन हायर वोल्टेज अप टू यहाँ पे 66 kV। इसके बाद दोस्तों 2023 में कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंड किया अपने रेवेन्यू को 240 करोड़ में, यानी $US मिलियन में $30 मिलियन। 2024 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज होकर $70 बिलियन का हुआ, यानी 560 करोड़ का। तो काफी क्विकली आपको कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखे हैं। इसके बाद दोस्तों 2025 में ई-बीम पावर्ड ग्रोथ हुई इसकी। इसके बाद दोस्तों 2025 में कंपनी ने 900 करोड़ का USD यानी 110 मिलियन में टर्न अराउंड किया। यहाँ पे इसने इंस्टॉल किया इन हाउस ई-बीम इरेडिएशन मशीनरी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ई-बीम HFFR केबल्स की और वायर्स की। तो ये भी दोस्तों इसका काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्यूचर की ग्रोथ को लेके। तो मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई और इसकी जर्नी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आप नंबर्स में देखें तो करंटली कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे इसने कई बार एक्सपेंशन किया है। यहाँ पे कंपनी का अगर प्रोडक्शन देखिए तो आपको दिखेगा 24 से 25 के बीच में प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,69,020 के आसपास की। इसके अलावा अगर आप लैंड एरिया देखें जो ओन करता है तो आपको 49,400 स्क्वायर मीटर का दिखेगा। इसके अलावा कंपनी के पास 1200 प्लस डीलर्स का नेटवर्क है, 21 स्टेट्स में इसकी रीच हो चुकी है अभी तक। 150 प्लस यहाँ पे आपको टर्नओवर EPC कॉन्ट्रैक्टर दिखेंगे जो इससे परचेज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों करंटली कंपनी के पास 800 प्लस एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों कंपनी की पिक्चर में 2 इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। तो करंटली अगर आप देखें कंपनी डिफरेंट तरीके से काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना रही है। सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पे हाई टेंशन पावर केबल्स जो अप टू 66 kV की होती हैं, या आपको सिंगल कोर और ट्रिपल कोर में आते हुए दिखेंगे। इसके बाद कंपनी यहाँ पे टेलीफोन स्विच बोर्ड केबल बना रही है जो 1 के पेयर में और 20 के पेयर में आती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 कोर फ्लैट केबल बना रही है कंपनी, मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर बना रही है। यहाँ पे कंपनी लैन केबल्स बना रही है, PVC मल्टी कोर केबल्स बना रही है, LT HT केबल बना रही है यानी लो टेंशन हाई टेंशन केबल। इसके बाद कंपनी यहाँ पे CCTV केबल्स बना रही है, LT पावर और कंट्रोल केबल बना रही है। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों MVCC एसेसरीज दिखेंगी जो कंपनी बना रही है, जिनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कंपनी के सेकंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए HRFR यहाँ पे मल्टी स्टैंड केबल्स बना रही है कंपनी। इसके बाद कंपनी यहाँ पे आपको फ्लेक्सी टफ EB HFFR वायर्स बनाती हुई दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना रही है यहाँ पे कंपनी। इसके अलावा FR मल्टी स्टैंड केबल्स बना रही है, EB प्लस पावर केबल्स बना रही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बना रही है, फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल्स बना रही है जिसे आप मल्टी स्टैंड केबल्स भी कह सकते हैं, DC सोलर केबल्स बना रही है कंपनी, और इसके अलावा रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बना रही है। तो इस तरीके से कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने कुछ और इंपॉर्टेंट देखे एसेसरीज और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आपको वी-मार्क की एसेसरीज दिख रही है डिफरेंट तरह की, जिसके अंदर आपको CCTV कैमरे भी दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वार्म बॉडी करके गीजर भी इसने लॉन्च किया है। ये कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे मॉड्यूलर स्विचेस के अंदर भी कंपनी आ चुकी है। ये कंपनी की नई प्रोडक्ट रेंज है। तो ये कंपनी की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रेंज है वायर्स एंड केबल के अलावा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी करंटली सर्व कर रही है। तो यहाँ पे आपको सारे बड़े बड़े डोमेस्टिक क्लाइंट्स दिखेंगे, पावर ग्रिड, PWD, सेल, BSNL, इंडियन रेलवे, एयरफोर्स, ONGC, NHPC, UP जल निगम। इसके अलावा आपको गेल दिख रहा है, यहाँ पे BPSCL दिख रहा है, यहाँ पे DVVNL दिख रहा है, CPWD दिख रहा है, लार्स एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही है, CSEB दिख रहा है, PVVNL दिख रहा है, BHEL दिख रहा है, इंडियन ऑयल दिख रहा है, NTPC यहाँ पे, इरकॉन है, HPGCL दिख रहा है, कोल इंडिया यहाँ पे, MTNL है, HAL है जो डिफेंस की आप सब लोग को पता है काफी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद आपको कॉनकोर दिख रहा है यहाँ पे, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन दिख रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दिख रही है, VPT दिख रहा है, PDD दिख रहा है, MGVCL दिख रहा है। इसके अलावा HVPN दिख रहा है और यहाँ पे PSPCL दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के और यहाँ पे नेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट पावर की कंपनियां हैं वो दिख रही हैं इसके क्लाइंट्स। इसके अलावा आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनियां और दिख रही हैं जैसे लार्सन टूब्रो जैसी, BSNL जैसी,
इंडियन एयरफोर्स जैसी, HAL जैसी और BHEL जैसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के मैंने आपको क्लाइंट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का क्या मिशन है, इसके एम क्या है। तो करंटली दोस्तों वी मार्क इस टाइम पे मिशन में प्रोवाइड करने के लिए हाई क्वालिटी, रिलायबल, इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन जो मीट करेंगे इवॉल्विंग नीड को यहाँ पे कस्टमर्स की। यहाँ पे कमिटेड है इनोवेशन के अंदर। यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करी कंपनी रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। इसके अलावा डिलीवर करी है सुपीरियर प्रोडक्ट्स को एडहेयर करके यहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी यहाँ पे परफॉर्मेंस। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे बिल्ड करी है लास्टिंग रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ। यहाँ पे एम्पावर करी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी फॉस्टर करके कल्चर यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ का और इंप्रूवमेंट का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे कमिटेड है क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के अंदर। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए इनके जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों मीट करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स लाइक FR, HRFR और FRLS और इसके साथ साथ यहाँ पे HFFR। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे कंपनी केटर कर रही है अपनी क्लाइंट्स के नीड्स के अनुसार। यहाँ पे ट्रस्टेड है कंपनी इस टाइम पे XLPE और PVC केबल्स के अंदर भी, और यही इंपॉर्टेंट केबल्स है दोस्तों इस टाइम पे पावर प्लांट्स के अंदर जो प्रीफर की जाती हैं। यहाँ पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज और यूटिलिटीज़ के अंदर भी ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। यहाँ पर दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखाया देखे किस हिसाब से सस्टेनेबिलिटी क्वालिटी पे कंपनी फोकस कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों दिसंबर में कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिला है या आप कह सकते हैं एक्रेडिटेशन मिला है। तो अगर हम लोग दोस्तों इसे चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा वी मार्क ने 24 दिसंबर 2025 में यानी नए साल के जस्ट पहले अनाउंस किया था यहाँ पे NABL एक्रेडिटेशन। ये सर्टिफिकेशन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सर्टिफिकेशन वैलिड रहेगा कंपनी के लिए दिसंबर 23, 2029 तक। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, अगर हम चेकआउट करें ये स्टैंडर्ड इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वायर टेस्टिंग के लिए, केबल्स के लिए यहाँ पे की पैरामीटर इसको माना जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर, यहाँ पे इंसुलेंस रेजिस्टेंस के अंदर और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अंदर, साथ में फायर परफॉर्मेंस के अंदर इस तरह के सर्टिफिकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सर्टिफिकेशन को मिलने के बाद कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है और खाली इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे नहीं ग्लोबल लेवल पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सर्टिफिकेशंस के साथ। तो ये माइलस्टोन दोस्तों यहाँ पे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड और टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यहाँ पे बूस्ट करता है इसकी क्वालिटी एश्योरेंस को। इसके साथ साथ इंश्योर करता है कंप्लायंस विद BIS और यहाँ पे IEC। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बूस्ट करेंगी कस्टमर के ट्रस्ट को भी और एनेबल करेंगी कंपनी के लिए सीमलेस पार्टिसिपेशन यहाँ पे टेंडर्स में और एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये रिकॉग्निशन कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिकॉग्निशन यहाँ पे पोजीशन करता है कंपनी को स्ट्रांगली। करंटली जैसा आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर डाटा सेंटर इंडस्ट्री का बूम चल रहा है। तो स्पेशली दोस्तों डाटा सेंटर्स के अंदर देखें अल्ट्रा रिलायबल और फायर सेफ साथ में हाई परफॉर्मेंस वाले केबल चाहिए होते हैं या एसेंशियल होते हैं यहाँ पे पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और लो स्मोक यहाँ पे जीरो हेलोजन नीड्स के लिए। तो ये सर्टिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे कंपनी को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा सेंटर्स के अंदर भी सप्लाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो हाइपर स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है देखिए वहाँ पे मिनिमम डाउन टाइम भी चाहिए। तो इस तरह की सर्टिफिकेशन कंपनी को क्रेडिबिलिटी देंगे, अलाउ करेंगे कंपनी को डिलीवर करने के लिए वेरीफाइबल इंटरनेशनली यहाँ पे एक्सेप्टेड क्वालिटी प्रूफ अपने डेवलपर्स को और EPC फर्म्स को। साथ में जो इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ हैं जो ड्राइव करी यहाँ पे रैपिड डिजिटल एक्सपेंशन को। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन था जो दिसंबर के लास्ट में से मिला है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्रोथ और डिमांड के ड्राइवर्स कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट का दोस्तों आप सब लोग को पता है केपेक्स का बूम काफ़ी बड़े तरीके से चल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट पावर इंडस्ट्री के अंदर फोकस करी है क्योंकि दोस्तों डाटा सेंटर की ग्रोथ के लिए पावर इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें 4-5 सालों में तो 30% के CAGR से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग दिखी है और आगे भी दोस्तों यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट का केपेक्स आपको काफ़ी हाई दिखेगा। तो ये पहला फैक्टर था दोस्तों। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे रियल एस्टेट का एक्सपेंशन। अगर आप देखें जो अर्बन पॉपुलेशन है दोस्तों हिट कर चुके हैं 37% के आसपास 2025 तक। तो राइजिंग यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जो ये ड्राइव करेंगे डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का जो पुश है आप सब लोग को पता होना चाहिए, इंडिया टारगेट कर रहा है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। तो इसके अंदर लार्ज ट्रांसमिशन केबल्स की नीड पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रोथ और डिमांड का ड्राइवर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों EV का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। इंडिया को चाहिए पड़ेंगे यहाँ पे 2030 तक 2.05 मिलियन EV चार्जिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के अंदर वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की डिमांड को ग्रो करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो ड्राइव है विलेजेस के अंदर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी फास्ट स्पीड से होता दिख रहा है। अगर आप देखिए 1950 में इंडिया में खाली 300 विलेजेस थी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको 2022 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों ये आपको 6 लाख से ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो ये भी हमें दिखाता है कि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोस्तों कुछ ग्रोथ और डिमांड के ड्राइवर्स हैं जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के बैकग्राउंड को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें रोबस्ट यहाँ पे मार्केट साइज है और इसके अलावा ग्रोथ की डायरेक्टिव भी काफ़ी हाई है। अगर आप पास में देखिए हर ईयर के हिसाब से यहाँ पे किस हिसाब से ग्रोथ हुई है ये दे रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि FY23 से FY27 के बीच में ये इंडस्ट्री आपको
12 से 14% के CAGR से ग्रो करती दिख सकती है। तो ये दोस्तों काफ़ी तेज ग्रोथ होगी। इस तरह की ग्रोथ यहाँ पे 21 से 22 के बीच में देखने को मिली थी। अब ये ग्रोथ आपको दोबारा से यहाँ पे 23 से 27 के बीच में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए देखना जरूरी है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है दोस्तों, इनका शेयर कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें FY14 में, तो ऑर्गेनाइज जो ब्रांडेड प्लेयर्स है यहाँ पे 61% का मार्केट शेयर रखते थे खाली, और 39% का था अनब्रांडेड प्लेयर्स का। लेकिन अगर आप करंटली यहाँ पे चेकआउट कीजिए, जो FY23 में ये इंक्रीज होकर 74% हो गया था ऑर्गेनाइज का, और 26% रह गया था अनब्रांडेड प्लेयर्स का। अब दोस्तों यहाँ पे एस्टिमेट है कि FY27 तक जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका शेयर बढ़ के यहाँ पे 80% हो जाएगा, और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका 20% रह जाएगा बस। तो ये भी आपको दोस्तों एक डायरेक्शन दिखाता है किस डायरेक्शन में इस टाइम पे इंडिया की वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्पेसिफिकली डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल में वो जानना है, तो KEI इंडस्ट्री है, तो आप उस कंपनी को भी इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर फोकस करना है। इसके अलावा जैसा मैं दोस्तों आपको पहले दिखा चुका हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केपेक्स है ये भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे FY25 में आपको 11.1 ट्रिलियन जाता हुआ दिखा था, ये रुपीज़ के टर्म्स में है। और FY24 में अगर आप उससे पहले साल देखेंगे तो आपको 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का दिखा था। तो यहाँ पे लगातार आपको पिछले 5-6 सालों से ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और इस ट्रेंड का दोस्तों रुकने का भी यहाँ पे कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे अगले साल भी आपको इसी तरह का ट्रेंड कंटिन्यू रहता दिख सकता है। तो ये दोस्तों डिटेल मैंने आपको इसलिए दिखाई जिससे आपको पता चले ये इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो करी है। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जब डाटा सेंटर इंडस्ट्री का देखिए बूम दिख रहा है आपको एकदम से, गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉलिसीज बनाई है डाटा सेंटर इंडस्ट्री को पुश करने के लिए, उसमें ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वायर्स एंड केबल और जो इंपॉर्टेंट दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन वाली कंपनियां हैं या जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं उनके अंदर भी आता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे इस हिसाब से कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इसके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन दिखता है। इससे आपको अंदाजा आएगा कि डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों, ये डाटा यहाँ पे H1 FY26 का है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। ये एक SME कंपनी है, तो इसके अगले रिजल्ट आपको जब बाकी कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे तब आते हुए दिखेंगे। लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे अगर आप HT केबल्स का इसका बिजनेस देखें, हाई टेंशन केबल्स का अप टू 33 kV, ये सिग्निफिकेंट है और काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। ये ऑफन दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट है कंपनी का रिसेंट पीरियड्स में। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको कंट्रीब्यूशन दिखा है इसकी तरफ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे दोस्तों आपको हाफ ईयरली कंपेरिजन में 64 से 218% तक का सर जाता हुआ दिखा है अलग अलग कैटेगरीज में। इसके बाद अगर LT केबल्स को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लो टेंशन केबल्स, इसके अंदर आपको PVC और XLP केबल्स दिखेंगी पावर और कंट्रोल की। ये भी मेजर कंट्रीब्यूटर इस टाइम पे टिपिकली 20 to 40% कंपनी के मिक्स में रहा है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के अनुसार। यहाँ पे जो बिल्डिंग वायर्स है दोस्तों और हाउसिंग वायर्स है इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे E-beam HFFR और यहाँ पे फ्लेक्सी टफ सीरीज, ये रिटेल फोकस्ड है। इसके बाद दोस्तों अदर कैटेगरीज देखें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल्स हो गई लाइक लैन, इसके अलावा कैट 5e, कोएक्सियल, CCTV, टेलीफोन, सोलर और DC केबल्स। फिर आपको एरियल बंच दिखेगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंट्रोल्स दिखेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ओवरऑल जो पावर केबल है यहाँ पे HT और LT केबल्स यानी हाई टेंशन और लो टेंशन केबल ये अपीयर हो रही है यहाँ पे, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करी यहाँ पे कोर पोर्टफोलियो में कंपनी के। और यहाँ पे करीबन आप देख सकते हैं रफली एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 50 to 70% कंपनी का रेवेन्यू इन्हीं से आ रहा है। तो ये बेस्ड है दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के चार्ट्स के ट्रेंड्स पे और H1 FY25-26 के रेवेन्यू स्प्लिट पे। अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन केबल्स स्मॉलर पार्ट है यहाँ पे 10 to 15% के आसपास ये कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करी है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे रेलेवेंस क्या है डाटा सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में। तो डाटा सेंटर दोस्तों प्राइमरीली यहाँ पे ड्राइव करते हैं डिमांड को फॉर पावर केबल्स, जिसके अंदर आपको लो टेंशन और हाई टेंशन दिखेगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रिडेंडेंसी, UPS जनरेटर फीड, हाई रिलायबिलिटी वायरिंग। और ऑफन दोस्तों यहाँ पे जो बल्क ऑफ केबल होती है देखिए स्पेंड पर प्रोजेक्ट, ये आपको दिखेगी करीबन 3 to 5% ऑफ टोटल डाटा सेंटर कॉस्ट। डाटा सेंटर के दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट देखिए प्रोजेक्ट होते हैं उनमें 3 से 5% आपको यहाँ पे इन्हीं केबल्स का यूज होता हुआ दिखता है कॉस्ट के हिसाब से। तो वी मार्क दोस्तों यहाँ पे लो टेंशन हाई टेंशन पावर केबल बनाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का यहीं से आ रहा है। इसके अलावा E-beam यहाँ पे एनहांस प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी फॉर फायर रेजिडेंट और ड्यूरेबिलिटी इन क्रिटिकल यहाँ पे सेटअप्स। साथ में कंपनी सोलर DC केबल्स बना रही है फॉर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, ये अलाइन करते हैं इसके साथ काफी बड़े तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट दोस्तों जो डाटा सेंटर में यूज होते हैं, यहाँ पे आपको लैन दिखेगा, कैट FE दिखेगा, उसके अलावा कोएक्सियल दिखेगा। ये ऑफर करते हैं माइनर बट यहाँ पे सप्लीमेंट्री सपोर्ट बेसिक नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको इन कम्युनिकेशन प्रोडक्ट को कंफ्यूज नहीं करना है हाई स्पीड डाटा सेंटर फाइबर केबल से। फाइबर केबल बनाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां और इंडिया में, जैसे HFFL यानी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो उस तरह की कंपनी दोस्तों ऑप्टिकल केबल फाइबर के अंदर काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं। तो मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट दिखते हैं जिनका यूज डाटा सेंटर के अंदर भी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे H1 FY26 के आंकड़े कंपनी के H1 FY25 के मुकाबले।
तो जैसा दोस्तों मैंने आपको इनिशियली बताया था, एक एसएमई कंपनी है, ये H1 और H2 के बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो अभी H2 के रिजल्ट तो आए नहीं है, ये आपको तभी दिखेंगे जब कंपनीज के यहाँ पे बाकी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम चेकआउट करते हैं पिछले साल H1 FY25 के मुकाबले इस साल H1 FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, रेवेन्यू में आपको काफी स्ट्रॉन्ग जंप आते हुए दिखा है। रेवेन्यू कंपनी के यहाँ पे करीबन 100% इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी का एबिटा, तो कंपनी के एबिटा में 128% का जंप आया है H1 FY25 के मुकाबले H1 FY26 में। यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन है ये भी 10.0% से 11% के होते हुए दिख रहे हैं आपको, प्रिसाइजली 11.3% के। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रॉफिट ऑफ टैक्स और इसके मार्जिन देखें तो यहाँ पे भी आपको काफी ह्यूज जंप आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स H1 FY25 के मुकाबले H1 FY26 में 221% इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसके मार्जिन प्रॉफिट ऑफ टैक्स के तो 3.3% से इंक्रीज होकर 5.3% के होते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी करेंटली आपको काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई दिख रही है बाकी वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की कंपनीज के मुकाबले। अब दोस्तों यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे H1 FY26 के रेवेन्यू को H2 FY25 के रेवेन्यू से, यानी जो पिछले हाफ ईयरली रिजल्ट थे कंपनी के H2 FY25 के उनके रेवेन्यू से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो H2 होता है इस तरह की कंपनी के लिए वो हैवी होता है। तो यहाँ पे आपको H2 से H1 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे रेवेन्यू में 24% की, एबिटा में करीबन 25% की, और यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस में दोस्तों आपको एबिटा मार्जिन भी 11.2% से 11.3% इंप्रूव होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन है ये भी आपको 4.4% से इंक्रीज होकर 5.3% जाते हुए दिख रहे हैं, और टोटल यहाँ पे 47% का इंक्रीज आया है। तो प्रॉफिट तो दोस्तों आपको यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे कंपेयर कीजिए चाहे ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं काफी बड़े तरीके से। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स अलग अलग देखिए यहाँ पे हाई टेंशन लो टेंशन केबल्स के अंदर, बिल्डिंग वायर्स के अंदर इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं आपको ग्रोथ दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों FY22 में जो हाई टेंशन केबल्स का कंपनी का रेवेन्यू था 502 मिलियन रुपीज का, ये इंक्रीज होकर करंटली यहाँ पे 4533 मिलियन रुपीज का हो चुका है। लो टेंशन केबल्स का रेवेन्यू यहाँ पे 826 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 2436 मिलियन रुपीज का हो चुका है। इसके अलावा बिल्डिंग वायर्स का रेवेन्यू यहाँ पे 482 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 1824 मिलियन रुपीज का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी शानदार ग्रोथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए देखना जरूरी है, जो एबिटा का यहाँ पे प्रोफाइल है इसमें आपको क्लियर देखने को मिलेगा कंपनी के एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है एबिटा के साथ। यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन 8.1% के थे जो ये इंक्रीज होकर देखिए 23 में 10% के हुए, फिर 11.6% के, और यहाँ पे आपको 25 में भी 10.7% के दिख रहे हैं। तो ये आपको कंटिन्यूसली हायर साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स का प्रोफाइल देखें तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन भी इंक्रीज होने हैं दोस्तों। 22 में 2.8% के थे, फिर 4.2%, 4.8% और 25 में भी 4% के आसपास के हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी लगातार बढ़ी कंपनी की। यहाँ पे देखिए कि एम नापी जा रही है कि आपको करीबन 63,600 से इंक्रीज होकर 2,12,600 के आसपास जाती हुई दिख रही है FY26 में। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के हिसाब से अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है, जिसके कारण कंपनी में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और उसके करंट वैल्यूएशंस को। तो यहाँ पे करंटली अगर कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों आप देखें 1715 करोड़ की है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का भी 28 के आसपास का है, इंडस्ट्री का भी 19.4 के आसपास का है। तो यहाँ पे दोस्तों जनरली इंडस्ट्री का पी तो आपको कमी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल बाकी कंपनीज देखेंगे जो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं वो काफ़ी हायर पी में चल रही हैं। तो यहाँ पे उनके मुकाबले इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको 28 के आसपास का दिख रहा है, और कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए ये ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें 26.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.3 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 71.2% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 93.3% की है। जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन है या एबिटा मार्जिन है वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें दोस्तों तो हल्का सा यहाँ पे डेट हाई दिख रहा है कंपनी का, जो हम नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की बैलेंस शीट को, यहाँ पे कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 सालों में 57 करोड़ से 84 करोड़, 165 करोड़ और 201 करोड़। लेकिन पिछले साल से अभी कंपनी की बोरिंग बढ़ गई है दोस्तों यहाँ पे सितंबर 25 में 175 करोड़ से 243 करोड़। तो आपको लगातार ट्रैक करना है दोस्तों H2 के रिजल्ट के बाद कंपनी के रिजर्व के हिसाब से बढ़ते हैं, और यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग्स है ये घटती हैं या बढ़ती हैं, क्योंकि अभी ये बोरिंग्स दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी हाई जाती हुई दिख रही है। इसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 1 से ऊपर का जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे कंपनी लगातार फिक्स एसेट को इंक्रीज कर रही है केपेक्स करके। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट जो 97 करोड़ के थे ये इंक्रीज होकर 139 करोड़ के हुए, और करंटली यहाँ पे आपको 2025 सितंबर में करीबन 151 करोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी आपको लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है 15 करोड़ से 26 करोड़, 24 करोड़, और करंटली सितंबर में हाईएस्ट हो गया था 39 करोड़ के आसपास का। और वैसे भी दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो छोटी साइज की कंपनी होती है, हाई ग्रोथ कंपनी होती है, उनमें कई बार बोरिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी इन बोरिंग को मैनेज कैसे करती है और कंट्रोल कैसे करती है। तो ये आपको कंपनी के H2 के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि बोरिंग बढ़ रही है कि घट रही है।
लेकिन आपको इस बोरिंग को ट्रैक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में किस हिसाब से यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया ओवर द ईयर्स। इससे आपको इंडिकेशन होगा कि कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे आपको मार्च 16 में 6% के दिख रहे थे, फिर ये इंक्रीज होकर मार्च 20 में 8% के हुए, 21 में 9% के, फिर 22 में भी 9% के रहे, 23 में 11% के, फिर यहाँ पे आपको मार्च 24 में एक साल खाली 12% के आते हुए दिखे। लेकिन ये कंसिस्टेंट रूप से दोस्तों आपको 11% के आसपास बने हुए दिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे भी आपको 11% के दिख रहे हैं, यानी कंपनी अपने मार्जिन को इंक्रीज करके यहाँ पे सस्टेन कर पा रही है। इसके अलावा टोटल सेल्स में दोस्तों अदर इनकम का हिस्सा काफी कम है, 1 से 2 करोड़ का, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कंपनी की बोरिंग हाई होती है। तो यहाँ पे कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें मार्च 23 में 34 करोड़ जनरेट किया था, फिर 57 करोड़ और यहाँ पे 23 करोड़। इसके अलावा जो नेट कैश फ्लो है इस बार आपको कंपनी के पॉजिटिव होते दिख रहे हैं 1 करोड़ के, तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेंट्री डेज काफी बेटर हुए हैं, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है, 106 डेज से 73 डेज के। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल हल्का सा बढ़ा है 70 डेज से 86 डेज का, लेकिन पास के मुकाबले जो 114 डेज का था इसके मुकाबले अभी भी लोअर एंड में है। यहाँ पे अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें दोस्तों तो वर्किंग कैपिटल डेज हल्के से बढ़े हैं, 21 डेज से 35 डेज के हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पास के मुकाबले 84 डेज से कम ही होते हुए दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें यहाँ पे 18% से 29% हुआ था और करंटली भी 26% के आसपास है। तो मैंने आपको कंपनी के कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों यहाँ पे एक काफी छोटी साइज की एसएमई कंपनी है, तो जनरली इस तरह की कंपनी में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS डेज की होल्डिंग नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पे 0.16% की आपको FIS की होल्डिंग दिख रही कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है 64.87% के आसपास। यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों ये आपको 34.97% के आसपास मेंटेन दिख रही है, और कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको लगभग यहाँ पे 1943 दिख रहे हैं, अंडर 2000। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराए थे कंपनी के वैल्यूएशन, इसकी मार्केट कैप, इसकी बैलेंस शीट, इसके कैश फ्लो और की रेशियोज। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का कहना है कि जो इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है ये कंटिन्यूसली जारी रहेगी। यहाँ पे फिनोमिनल H1 में इसने 100% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करके दिखाई थी, और कंपनी ने जो गाइडेंस दी थी दोस्तों यहाँ पे 40 to 50% की ग्रोथ की FY26 में, इस ग्रोथ की गाइडेंस को कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है और फर्मली यहाँ पे ट्रैक में है इस गाइडेंस को पूरा करने के लिए। यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखिए अपसाइड की पोटेंशियल अभी भी है रेवेन्यू ग्रोथ में, क्योंकि इस तरह की कंपनियों के दोस्तों जो H2 के रिजल्ट होते हैं ज़्यादा बेटर होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपेंडिंग जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी भी बढ़ी है लगातार प्रोडक्ट्स की, और सस्टेन यहाँ पे प्रोडक्ट के इनोवेशन है। साथ में जो कंपनी एनहांस करी है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, इन्होंने क्रिएट किया एक पावरफुल और रिलायबल ग्रोथ इंजन को कंपनी के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्जिन की और स्ट्रेटेजी की यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की और प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्ट्री के बारे में कंपनी ने कुछ और इंपॉर्टेंट कमेंट्री कर रखी है। यहाँ पे इन्होंने रिट्रेट किया है अपने स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट को अचीव करने के लिए 11 to 12% के एबिटा मार्जिन। यहाँ पे H1 के जो मार्जिन थे दोस्तों रिफ्लेक्ट करते हैं इनकी प्लान्ड और अग्रेसिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इन ब्रांड बिल्डिंग और यहाँ पे टीम एक्सपेंशन के अंदर इसने फ्यूल किया यहाँ पे फ्यूचर की सेल को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है कंपनी की ये कंबाइंड है विद यहाँ पे इनका फोकस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में, रिटेल बिजनेस के अंदर और डीपर यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर। इसने फोर्टिफाई किया इनके पाथ को सस्टेन करने के लिए हाई क्वालिटी अर्निंग्स को। इसके अलावा दोस्तों कैपेसिटी के अंदर रैंप अप करने के लिए और जो यहाँ पे सर्ज आ रहा है डिमांड को, इसको लेकर मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है H1 के बाद। तो कंपनी ने कह रखा है दोस्तों यहाँ पे ऑन ट्रैक है मोर देन क्वाड्रपल करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करके कर देंगे 7 लाख KMS ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर दोस्तों करंटली जो इनकी कैपेसिटी दिख रही है आपको FY25 में 1.6 लाख KMS की, ये इंक्रीज होकर आपको होती हुई दिखेगी यहाँ पे 7 लाख के आसपास, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये दोस्तों काफी मैसिव और ऑन शेड्यूल यहाँ पे एक्सपेंशन है, और कंपनी का कहना है ये एक्सपेंशन इनके बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। यहाँ पे इंश्योर करी कंपनी मीट करने के लिए सर्जिंग डिमांड को अपने इस एक्सपेंशन के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों डाइवर्सिफाई करी कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी, और साथ में डीपन करी है अपनी जोग्राफिकल कॉन्क्वेस्ट को भी। और जो कंपनी को NABL एक्रेडिटेशन मिला है ये काफी बड़े रूप से दोस्तों सर्टिफिकेशन कंपनी को मदद करेगा इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो ये दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस था। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे
अपने डिसीजन को यहाँ पे बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस रन पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।